आगे मान और प्रिया बाहर वॉक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देख देख कर शर्मा रहे होते हैं और मान पूरी कोशिश कर रहा होता है प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए, पर वो पकड़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर वो एक ट्रिक लगाता है और वो गिरने की नौटंकी करने लगता है। तो प्रिया यहाँ पर मान को सहारा देती है और उसे उठाती है और मान इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। तो प्रिया ये सब देखकर काफी शर्मा जाती है और मान खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर प्रिया उसे मौका ही नहीं दे रही होती। पर अब उसे ये मौका मिल गया होता है, इसलिए वो भरपूर फायदा उठाता है और उसका हाथ पकड़कर वॉक करता है। आगे वो दोनों लहरों के पास बैठे हुए होते हैं। तो प्रिया यहाँ पर अपनी अटपटी चटपटी बातों से मान को इतना खुश करती है कि मान उसे ही देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है, जिससे मान का ध्यान प्रिया से हट ही नहीं रहा होता और वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। तो यहाँ पर प्रिया मान को कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो मान कहता है, तुम सोच क्यों रही हो, बस पूछ लो ना, तुम्हें क्या पूछना है? तो प्रिया कहती है, वैसे तो ये सारी बातें पूछने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही है और मैं इससे इफेक्ट भी हो रही हूँ, इसलिए मैं ये सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो मान कहता है, प्रिया ज्यादा सोचो मत, बस बेहिचक पूछ लो कि तुम्हें क्या पूछना है। तो यहाँ पर प्रिया मान से पूछती है कि ये क्वान कौन है। तो मान जैसे ही क्वान का नाम सुनता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से लटक जाता है। तो प्रिया कहती है, क्या क्वान तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी? तो मान कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो प्रिया कहती है, क्योंकि मैंने तुम दोनों की वेडिंग फोटो देखी थी। तो मान कहता है, ऐसी तो कोई भी फोटो नहीं है जो तुम देख सको, फिर तुमने कहाँ देखा? तो प्रिया कहती है, जिस दिन हमारी शादी हो रही थी और मैं बेहोश हो गई थी तब मैं तुम्हारे रूम में आई थी, तभी मैंने वहाँ पर तुम्हारी और क्वान की फोटो देखी थी। तो मान ये बात सुनकर काफी अपसेट होता है और कहता है, तुमने शादी वाले दिन मेरे रूम की तलाशी ली? तो प्रिया कहती है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस मुझे ये बात बोदर कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मान कहता है, प्रिया क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है? और मान ये बात कहकर वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। तो प्रिया को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं मान को इस तरह अपसेट करने वाली वही होती है जिस बात को उसे काफी पछतावा हो रहा होता है। दूसरी तरफ वान मैक के बारे में पता लगाने के लिए सीधा मान के फर्म जाती है और वहाँ जाकर कैट को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार मान और प्रिया हनीमून पर कहाँ गए हैं। तो कैट यहाँ पर जैसे ही प्रिया का नाम सुनती है, उसका नाम सुनते ही उसे मिर्ची लग जाती है और कहती है, तुम किसकी बात करने लगी? उस लड़की का नाम सुनते ही मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। पता नहीं मेरे बॉस ने उस मामूली सी लड़की में ऐसा क्या देख लिया जो जाकर उससे शादी कर बैठे। अगर मेरे बॉस किसी अमीर जादी से शादी करते ना तो ये बात मैं हजम कर लेती, लेकिन मेरे बॉस ने उस बेकार सी लड़की से शादी कर ली जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही उसमें ऐसी कोई बात है जिससे वो मेरे बॉस की वाइफ बन सके। उस लड़की ने पक्का मेरे बॉस पर जादू टोना किया होगा, इसलिए मेरे बॉस ने उससे शादी कर ली। और यहाँ पर कैट वान के सामने प्रिया को लेकर अपनी सारी भड़ास निकालती है। तो वान ये सारी बातें सुन लेती है और कैट से मैक के बारे में पूछती है कि मैक भी क्या उन लोगों के साथ रिजॉर्ट गया है। तो कैट यहाँ पर उसे सारी बातें बता देती है, पर वान को इस बात पर यकीन नहीं होता। तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सीधा रिजॉर्ट कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मैक भी उसी रिजॉर्ट में रुका हुआ है जहाँ पर दिया, मान और प्रिया रुके हुए हैं। ये बात जानकर तो वान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और उसे लगता है कि मैक जानबूझकर दिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रिजॉर्ट गया है। इधर ते सारे लोगों को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग जल्दी से ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेकर जाए, पर सारे लोग नशे में इतने धुत होते हैं कि वो ते की बात ही नहीं सुनते कि तभी बंटी को होश आ जाता है और बंटी सीधा ग्रैंड माँ के पास जाता है और ग्रैंड माँ की ऐसी हालत देखकर तो बंटी पागलों की तरह रोने लगता है। तो यहाँ पर ते बंटी को कहता है कि तुम जल्दी से मान के घर वालों को इन्फॉर्म करो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तो बंटी कहता है ठीक है और वो मान की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। आगे सारे लोग मिलकर ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो लोग काफी परेशान रहते हैं कि पता नहीं ग्रैंड माँ के साथ अब क्या हो जाए। कि तभी उधर से पैट और कॉर्न भी आ जाते हैं ग्रैंड माँ को देखने के लिए। तो यहाँ पर पैट उन लोगों से पूछती है कि ग्रैंड माँ कैसी है और ये हादसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर बंटी उन लोगों को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्हीं ने ग्रैंड माँ पर हमला किया है। ये बात सुनकर तो पैट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो कौन यहाँ पर अपने आप को इन सारे झमेले से हटाने के लिए उन लोगों का ध्यान सीधा उस मार्केट वाली बात पर लेकर आ जाता है जहाँ पर प्रिया ने उन गुंडों से लड़ाई की होती है। और कौन यहाँ पर सबके दिमाग में ये फिट करने की कोशिश करता है कि ग्रैंडमा पर जिसने हमला किया है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही मार्केट वाला बंदा है जिसने प्रिया के साथ लड़ाई की थी। तो मान की मॉम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि प्रिया को उन गुंडों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी।
तो पैट कहती है प्रिया कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो मान के पापा कहते हैं वो दोनों हनीमून पर गए हैं और हमें नहीं लगता कि अभी हमें उन लोगों को कॉल करके इन सारे मामलों के बारे में बताना चाहिए, वरना वो लोग भी काफी परेशान हो जाएंगे। पहले हम लोग ग्रैंडमा की हालत देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई फैसला करेंगे। आगे कुछ देर बाद ग्रैंडमा का इलाज हो जाता है और उधर से मान के डैड आते हैं और सबको बताते हैं कि ग्रैंडमा अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें गोली नहीं लगी थी बल्कि उन्हें गोली छूकर गई थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई है। तो ये बात सुनकर सारे लोग राहत महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मान के डैड कहते हैं जिसने भी ग्रैंडमा के साथ इतनी नीची हरकत की है, ग्रैंडमा उन लोगों को सजा देगी, क्योंकि ग्रैंडमा को उन सारे लोगों का चेहरा याद है जिसने उन पर हमला किया है। इसलिए पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करेगी और उन सारे गुंडों को उनके किए की सजा दिलवाएगी। तो कौन जब ये सारी बातें सुनता है उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि ये सारे कारनामे उसने ही तो करवाए होते हैं और अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसका तो भांडा पूरी तरह से फूट जाएगा। तो यहाँ पर कौन अपने बंदे को कोने में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाकर उन सारे गुंडों को कहो कि वो कहीं छुप जाए जब तक ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, क्योंकि मैं अभी कोई और बखेरा नहीं चाहता। तो ते कहता है ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सारे गुंडों को छुपने के लिए कह दूंगा। तो सीता वान फिर से चेरी के पास जाती है और चेरी के दिमाग में फिर से दिया को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है और कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि वो दोनों साथ आए थे और मैक सर तो दिया को छोड़ने के लिए उसके घर भी गए हैं। तो चेरी कहती है तो क्या हो गया, मैक उसे घर ही छोड़ने के लिए गया है ना, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो वान कहती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को घर छोड़ने के लिए गया है और उसके साथ वहीं पर कुछ दिन और रुकेगा। आपको डर नहीं लग रहा कि वो लड़की आपसे आपके बॉयफ्रेंड को छीन लेगी? आप ये सब जानते हुए इतना कूल बिहेव कैसे कर सकती हैं? तो चेरी कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मैक पर पूरा भरोसा है और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अगर मैक को मुझसे अच्छी लड़की मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है तो मैं उन दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगी। तो वान यहाँ पर चेरी को और कुछ कहने ही वाली होती है, उससे पहले ही चेरी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है, इसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वेल वान को क्या पता कि चेरी अपने आप को जितना सीधी सादी दिखाती है वो उतनी है नहीं, बल्कि एक नंबर की चंट और चालाक है और वो इतनी आसानी से मैक को अपनी लाइफ से जाने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ मैक मीर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मीर कहता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ऑफिस में बात करते हैं। आगे वो दोनों ऑफिस में बात करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैक मीर को समझाता है कि मेरे और दिया के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की मुलाकात बस अचानक हो गई थी। अगर दिया को पता होता ना कि वो रिजॉर्ट मेरा है तो वो उस रिजॉर्ट में कभी भी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आती। वैसे तो वो मेरे साथ काम भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे प्रवोक किया ताकि वो मेरे साथ काम कर सके, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी मॉम की जमीन पर अपना रिजॉर्ट बनाना चाहती है और मुझे ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि इससे मेरा भी फायदा हो रहा था, इसलिए मैंने दिया को अपने रिजॉर्ट में काम करने को दिया। इसके अलावा मेरे और दिया के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो मीर जब यहाँ पर मैक की ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो मैक से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम और दिया एक दूसरे को पसंद करते हो। तो मैक जैसे ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और दिया की तरह मीर से अपनी आंखें चुराने लगता है। तो मीर समझ जाता है कि मैक यहाँ पर पक्का उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। तो मैक कहता है मीर तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और दिया के बीच, और तुम्हें पता है ना कि दिया हम जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जो उस पर रोब झाड़ता हो, अपनी ही चलाता हो और उसके सामने अपनी दादागिरी झाड़ता हो और बात बात पर उसे रोकता टोकता हो, ऐसे लोगों से तो वो काफी नफरत करती है। तो वो प्यार कैसे कर सकती है, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। तो मीर कहता है भले ही दिया तुम्हें पसंद नहीं करती हो पर तुम दिया को पसंद करते हो। तो मैक इस बात पर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और मीर के सामने अपनी फीलिंग्स छुपाने लगता है और कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं और दिया को पसंद करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे यंगर लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी मेरी बहन है जो मेरा दिमाग खाती रहती है, जिससे मैं खुद परेशान हूँ। तो मैं उसी की तरह दूसरी लड़की अपनी लाइफ में क्यों लाऊंगा जो बात बात पर मुझ पर तंज मारती हो और मुझे मुंह तोड़ जवाब देती हो। मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो। मैं बस यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें ये समझा सकूं कि मेरे और दिया के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और मैक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मीर मैक की सारी बातें सुन लेता है पर उसे मैक की किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि मैक पक्का
पक्का उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। इधर दिया जिया का डिनर पे इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से जिया आती है और दिया को बताती है कि अभी अभी मैंने अंकल मैक को मीर के ऑफिस जाते हुए देखा, वो दोनों पक्का तुम्हारे बारे में ही बात करने के लिए गए होंगे। तो दिया जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो सीधा अपने भाई के ऑफिस के बाहर चली जाती है और वहीं पर रहकर उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करती है और काफी परेशान भी रहती है कि पता नहीं वो दोनों इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे होंगे। और बेचारी यही सब सोच सोच कर काफी परेशान हो रही होती है और कैट वॉक कर रही होती है। तो जिया ये सब देखकर काफी परेशान हो रही होती है तो वो दिया को रोकती है और कहती है दिया इस तरह गोल गोल चक्कर काट कर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा और ना ही तुम्हें ये पता चलेगा कि अंदर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप एक जगह जाकर बैठ जाओ। वैसे भी सुबह से मैं काम करके थक चुकी हूँ और तुम्हारे चक्कर में और थक रही हूँ। तो दिया कहती है मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मेरे गोल गोल घूमो, तुम चुपचाप जाकर बैठ सकती हो ना। तो जिया कहती है तुम्हारे चक्कर में मैं भी काफी नर्वस हो रही हूँ कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा कि तभी उधर से मैक आता है। तो दिया यहाँ पर मैक से कुछ पूछने ही वाली होती है, उससे पहले ही मैक उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर दिया काफी परेशान हो जाती है और कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि अंदर क्या हुआ तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं अभी जाती हूँ और अपने भाई से सब कुछ पूछ लेती हूँ कि आखिरकार अंदर क्या बात हुई। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी उधर से पिया रोते रोते आती है और सीधा जाकर दिया के गले लग जाती है। तो दिया जब पिया की ऐसी हालत देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिरकार पिया को क्या हुआ जो वो इस तरह फूट फूट कर रो रही है। तो यहाँ पर दिया पिया को शांत करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मान का भी दिल नहीं लग रहा होता और उसे भी काफी बुरा लग रहा होता है कि उसे प्रिया के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने पास्ट की बातों को याद करके काफी सैड भी हो जाता है। इधर दिया अपने जगह जिया को भेजती है ताकि वो मीर से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। तो मीर ये सब देखकर पूरी तरह से समझ जाता है कि यहाँ पर जिया बस उसे इन्फॉर्मेशन ही निकालने के लिए आई है। तो जिया कहती है काफी रात हो गई है, तुम अभी तक काम कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो चलो साथ में खाना खाते हैं। तो मीर जब ये सारी बातें सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी दोस्त ने भेजा है ना ताकि तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सको। तो सुनो अपनी दोस्त को जाकर कह देना अगर उसने आइंदा से कोई भी ऐसी हरकत की जिससे मुझे गुस्सा आया तो मैं उसे दोबारा माफ नहीं करूंगा, और अगर उसने यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश की तो इस बार मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। तो जिया जब मीर की ये सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि मीर अभी काफी गुस्से में है, इसलिए उसका यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो पतली गली से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो मीर कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे साथ डिनर करने के लिए आई थी ना, तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों रही हो। तो जिया कहती है मैं जा थोड़ी रही हूँ, मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे वॉशरूम आ गया है, और ये बहाना बनाकर वहाँ से वो निकलने लगती है। तो मीर यहाँ पर उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है पर जिया बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रुकती बल्कि पतली गली से वहाँ से निकल जाती है और मीर ये सब देखकर काफी स्माइल करता है। दूसरी तरफ पिया दिया को सारी बातें बताती है और कहती है मुझे मान को इस बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से वो अपसेट हो गया, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मैंने उसका मूड स्पॉइल कर दिया और उसे इतना हर्ट किया, ये सब मेरी गलती है। तो दिया कहती है पिया खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बस इस बारे में जानना था इसलिए तुमने मान से पूछा, वैसे तो इस बारे में उन लोगों को तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, शायद उनका कोई रीजन होगा तुमसे ये सब छुपाने का, तुम्हारा भी हक बनता है सच्चाई जानने का, इसलिए तुमने उससे पूछ लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो प्रिया कहती है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे मान से ये सारी बातें पूछनी ही नहीं चाहिए थी, मेरी बातें सुनकर वो अपसेट हो गया। तो यहाँ पर दिया पिया से पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली। तो पिया यहाँ पर उसे पूरी बात बताती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कैट पिया और मान की शादी से पहले पिया से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मान को इस तरह फंसा लोगी तो मान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा जिस तरह उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ा था। तो पिया ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो कैट कहती है क्यों तुम्हें इस बारे में नहीं पता था कि मान की पहले भी एक बार शादी फिक्स हो गई थी पर उसने शादी से कुछ दिन पहले ही उस शादी को तोड़ दिया था। तुम्हें पता है मान की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो काफी सुंदर थी, टैलेंटेड थी और तुमसे लाख गुना अच्छी थी, तुम तो उसके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे शादी के दिन ही डंप कर दिया क्योंकि मान को शादी से डर लग गया था, इसलिए उसने शादी नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारे पैतरे करके मान से शादी कर लोगी, बिल्कुल भी नहीं, क्या पता मान शादी के दिन फिर से शादी करने से मुकर जाए और तुम्हें छोड़कर चला जाए जैसे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी मान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर कैट पिया के सामने अपना सारा जहर उगलती है और उसके दिमाग में ये सेट करने की कोशिश करती है कि अगर मान से उसकी शादी हो भी जाए तो भी मान उसे छोड़कर जा सकता है, जिसे सुनकर प्रिया काफी शॉक्ड हो जाती है। आगे दिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो प्रिया को
को कहती है तुम्हें उस कैट की बातों पर यकीन करके मान पर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो प्रिया कहती है मुझे उस कैट की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए तो मैं मान से पूछना चाहती थी आखिरकार उसकी पहली शादी में ऐसा क्या हुआ था जो उसने शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने मान से ये सारी बातें पूछकर उसे हर्ट कर दिया, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो दिया कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, आज ना कल तुम मान से इस बारे में पूछती ही ना, तो आज पूछ लिया तो क्या हो गया। तो प्रिया कहती है हाँ मैं जरूर पूछती, लेकिन मैंने अपने हनीमून पर मान को अपसेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर प्रिया को अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा होता है, जिस वजह से वो काफी फूट फूट कर रो रही होती है, क्योंकि उसे मान का अपसेट चेहरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और ऊपर से मान भी उससे बात नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो काफी रो रही होती है। तो दिया यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करती है।